Hello everyone, welcome to this lecture on engineering physics. In this lecture we are going to discuss about spatial coherence. So far we have discussed about temporal coherence, coherent length and coherent time and the quality factor. But in this lecture we are going to study about the spatial coherence and coherence as a visibility as a coherence, measure of coherence. We are going to study in this lecture. So let's start. So whenever we talked about temporal coherence, we are usually talking about we usually take the time period, okay? जैसे कि हमने टेम्पोरल कोहेरेंस में देखा था, टेम्पोरल कोहेरेंस में हम लोग क्या देखते थे, बेसिकली टाइम को कंसीडर करते थे कि उस टाइम तक क्या मेरे जो फेज डिफरेंस है वेव्स के बीच में, वेव्स के अंदर कोई भी अगर मैं 2 पॉइंट्स दे रहा हूँ तो उस टाइम तक क्या दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के हिसाब से कांस्टेंट है या नहीं है. लेकिन स्पेशल कोहेरेंस के केस में मैं स्पेस के कॉन्सेप्ट्स को लूंगा और आई विल टेक द पॉइंट्स इन द ट्रू स्पेस एंड वेदर एंड आई विल सी द ट्रांसवर्स नेचर, दैट इज आई विल सी द परपेंडिकुलर टू द direction of wave propagation. I will see on to that when we are moving to the direction perpendicular to the direction of the wave propagation, are the phase differences constant or not constant? Okay. So basically it should be constant. So if we define spatial coherence, it can be defined as if the phase difference between the 2 points in a plane perpendicular to the given direction of propagation is constant with time, then it is called as spatially coherent. So जब भी कोई भी 2 पॉइंट्स अगर मैं किसी भी प्लेन में लूँ जो कि मेरे डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर में है, ठीक है, अगर उनके बीच में मेरा जो फेज डिफरेंस है, ओके, दैट इज कांस्टेंट विद टाइम, देन इट इज सेड टू बी स्पेशली कोहेरेंट. इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. देखो सपोज करो मेरे पास में ये फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है. तो अगर आप इसको देखो, इसमें मैक्सिमा है, मिनिमा है, ये एक वेव का रिप्रेजेंटेशन है. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स टेम्पोरल कोहेरेंट और स्पेशली कोहेरेंट. तो देखो इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है. देखो सपोज करो सपोज एक सोर्स है आपके पास में, ठीक है, एंड सोर्स इज सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनाता रहता है सोर्स. अब ये एक प्लेन की तरह अगर हम लें तो इस पॉइंट यहाँ से परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है, तो इसके परपेंडिकुलर में आप एक परपेंडिकुलर बनाओ डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, और इस पॉइंट को लो और इस पॉइंट को लो, ओके. सो दे आर हैविंग द सेम फेज डिफरेंस, देन इट इज सेड टू बी स्पेशली कोहेरेंट. और अगर आप ये कह सको कि मैक्सिमम, अगर आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना रहे हो इस वेव पे, तो मैक्सिमम शुड लाई, ओके, बीनीथ द मैक्सिमम. ओके, मैक्सिमम और मैक्सिमम एक दूसरे के नीचे आने चाहिए. अगर आप परपेंडिकुलर दबाते हो, अगर मैक्सिमम के साथ में मिनिमम आ रहा है, देन इट इज नॉट स्पेशली कोहेरेंट. और अगर टेम्पोरल कोहेरेंस चेक करना है तो हमें देखना कि वेव के बीच में जो है टाइम का जो है इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है. ऐसा ना हो कि मैक्सिमम इतने टाइम बाद में आ रहा है, मिनिमम फिर उसके टाइम लैग आ रहा है, तो वो टाइम लैग नहीं होना चाहिए. सो अगर फर्स्ट केस में अगर हम देखें, यू सी these are equidistant, so maximum and minimum are coming at equidistance time, okay. So we can say that this wave is temporally coherent. अब स्पेशल कोहेरेंट की बात करें तो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे. इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, तो मैक्सिमा इज, यहाँ पे इसका मैक्सिमा है और यहाँ पे इसका मैक्सिमा है, तो दोनों एक दूसरे के नीचे लाई कर रहे हैं. देन you can say that they have common phase difference, okay. Phase difference is constant phase difference we have, so we can say it is spatially coherent. अब सेकंड वाले में जाओगे आप, तो इसको ध्यान से देखो, इसमें टाइम का स्पेस तो बराबर है, ओके. सो यू कैन से इट इज टेम्पोरली कोहेरेंट. लेकिन आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, so you can see beneath the maxima the minimum is coming, okay, and then they both have a different phase difference, okay. Phase difference is not constant, okay, it is varying. So it is temporally coherent and spatially incoherent. अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे मेरे जो मैक्सिमा और मिनिमा है, that are not equidistant, so it is not temporally coherent. But अगर मैं इसके यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाऊं, so I can see they have a same phase difference, okay, then this is spatially coherent but temporally incoherent, ठीक है. नेक्स्ट इसी में टॉपिक में चलते हैं हम, विजिबिलिटी एज ए मेजर ऑफ कोहेरेंस.
तो विजिबिलिटी का क्या मतलब है? सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक पिन होल लेते हैं। यहाँ पे फेमस एग्जांपल है हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये 2 स्लिटें हमने ले ली, ठीक है। तो अगर मेरी वेव सीधी तो आ रही है तो मेरे पास में कैसा पैटर्न बन जाएगा? इंटेंसिटी का, ठीक है, इस तरह का मेरा पैटर्न बन जाएगा। लेकिन अगर मेरी वेव कुछ एंगल से डायफ्रैक्ट कुछ इस एंगल से आ रही है, नॉर्मल नहीं आ रही है, पिन होल के थ्रू नॉर्मल नहीं आ रही, बट इस डायरेक्शन से आ रही है, देन देयर विल बी स्लाइट डिफरेंस इन द इंटेंसिटी पैटर्न, okay, and if my wave is coming over here, then again there will be a slight difference, okay. So इसकी वजह से क्या होगा? देखो एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी लाइट वेव है, इट विल नॉट ऑलवेज लाइक हमेशा वो नॉर्मल की तरफ ही तो लाइट नहीं फेंकेगी ना, वो अपने चारों डायरेक्शन में स्फेरिकल वेव फ्रंट में लाइट वेव फेंकेगी। सो इस वजह से मुझे एक लाइट का जो इंटेंसिटी है दैट विल बी द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो उसकी वजह से क्या होगा? इंटेंसिटी जो प्लॉट है, जो एक्चुअल इंटेंसिटी प्लॉट है, मतलब जो हमने नॉर्मल इसमें पढ़ा था, अगर मेरे पास में नॉर्मली वो कर रहे हैं तो उसके जो पीक है वो काफी हाई रहेगा, लेकिन इसका जो पीक है वो एवरेज आएगा। इन तीनों या चारों जितने भी हमारे वेव फ्रंट्स हैं उन सब वेव फ्रंट्स का एवरेज आएगा, ठीक है। तो जो बेसिकली हमारा इंटेंसिटी प्लॉट है वो एवरेज आ रहा है, कम आ रहा है, तो उससे मेरी क्या होगी? विजिबिलिटी कम होगी। सो बेसिकली इसी तरह से हम विजिबिलिटी को डिफाइन करते हैं, ओके। इन कोहेरेंस वी डिफाइन विजिबिलिटी एज V is equal to Imax minus Imin divided by Imax plus Imin, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इससे हम विजिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब इस केस में मुझे हमेशा ये रिमेंबर करना है कि एक लाइट है, एक लाइट विल बी consisting of 2 parts, that is a coherent part and an incoherent part. कोहेरेंट पार्ट एंड इनकोहेरेंट पार्ट, ठीक है। एक लाइट में 2 तरह के पार्ट्स हो सकते हैं, एक कोहेरेंट पार्ट हो सकता है, ओके, और एक में इनकोहेरेंट पार्ट होगा किसी एक लाइट वेव में, ठीक है। तो कोहेरेंट पार्ट्स का सपोज करो कि मैं एक डिग्री ऑफ कोहेरेंस को मान लेता हूं, लेट द डिग्री ऑफ कोहेरेंस बी सी, लेट द डिग्री ऑफ कोहेरेंस बी सी। तो अगर मैं इंटेंसिटी मानूं तो लेट्स से कोहेरेंट इंटेंसिटी मेरी क्या हो जाएगी? सी टाइम्स जो टोटल इंटेंसिटी है, ठीक है। तो अगर टोटल इंटेंसिटी में सी टाइम्स आई नॉट अगर मेरा कोहेरेंट पार्ट है, तो इनकोहेरेंट पार्ट क्या होगा? दिस विल बी आई नॉट माइनस, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव टू सब्ट्रैक्ट व्हाट? कोहेरेंट पार्ट। टोटल इंटेंसिटी आपके पास में आई नॉट है, आई नॉट में से अगर आप कोहेरेंट पार्ट को निकाल दोगे तो आपको डेफिनेट सी बात है इनकोहेरेंट पार्ट मिलेगा। सो आई नॉट माइनस सी आई नॉट, so this will come out to be I naught into 1 minus C, okay, so this is my incoherent part। अब मुझे ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं कोहेरेंट पार्ट की बात करता हूं, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दैट whenever I talk about, whenever we talk about coherent part, amplitudes are added, amplitudes are added, whereas in the case of incoherent part, intensities are simply added,
intensities are simply added. ओके, सो प्रीवियस क्लासेस में अगर आपको ये ध्यान हो, हमने आई मैक्सिमम निकाला था एम्पलीट्यूड के बेस में, आपका आया था a1 प्लस a2 होल स्क्वायर आया था, राइट. अगर a1 और a2 दोनों बराबर है सो दैट विल बी इक्वल टू 4a स्क्वायर. ओके, सो a स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तो हमने लिखा था आई मैक्स इज इक्वल टू 4i नॉट. ठीक है, यहां पे मेरी इंटेंसिटी जो एम्पलीट्यूड है दैट इज बीइंग एडेड विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ओके, टू फॉर्म एन इंटरफेरेंस पैटर्न. लेकिन यहां पे आई नॉट कोहेरेंट पार्ट लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4c नॉट. ठीक है, सो और जहां तक इनकोहेरेंट पार्ट की बात है, इनकोहेरेंट पार्ट मेरा कितना आया था, आई ई एन सी इज इक्वल टू 1 माइनस सी इंटू आई नॉट. ठीक है, तो अगर दो वेव्स के मैं इनकोहेरेंट पार्ट को ले रहा हूं तो डेट विल डायरेक्टली एड. ओके, सो इट विल बी प्लस 2 इंटू 1 माइनस सी आई नॉट. ठीक है, so this will be your I maximum because of two waves. ठीक है, अब इसी तरह से I minimum की जब मैं बात करता हूं तो एम्पलीट्यूड वाले में आपको याद होगा हमने लिखा था I minimum हमारा मार्क क्या आया था, a1 माइनस a2 होल स्क्वायर आया था. यस, तो I minimum के केस में क्या होगा, a1 इज इक्वल टू a2, तो दिस विल बिकम 0. ओके, and again the incoherent part will be simply addition, that will be 2 into 1 minus ic naught. Okay, so I minimum will be equal to 0 plus 2 into 1 minus c into I naught. ठीक है, अब मैं इसको विजिबिलिटी की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा. सी व्हाट वी हैव टू रिमेंबर ओवर हियर इज, अब पहले मैं इसको विजिबिलिटी की उसमें कंसिडर करूंगा. सो आई विल राइट डाउन विजिबिलिटी V इज इक्वल टू आई मैक्स माइनस आई मीन डिवाइडेड बाय आई मैक्स प्लस आई मिनिमम. ओके, सो we write down I max as 4c I naught plus 2 into 1 minus c I naught minus I minimum is 2 into 1 minus c I naught divided by 4c I naught plus 2 into 1 minus c I naught plus 2 into 1 minus c I naught. ठीक है, 1 है, 1 minus c I naught. So this, if you substitute and see, you will get this and this will get cancelled. Okay, you will get V visibility is equal to C, and hence you can say visibility is the measure of coherence. So we have to remember this point. Okay, it is whenever we talk about coherent part, amplitudes are added, and whereas in the coherent part intensities are simply added. Okay, so I max for the this part it will be given by coherent part will give 4c I naught, and incoherent part will give 2 into 1 minus c I naught, and in the case of I minimum, coherent part will give 0 and incoherent part will give 2 into 1 minus c I naught. Substituting in this, you will get visibility as a measure of coherence. Thank you for this lecture.